नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय कथाकार अलका प्रमोद जी की कहानी और बादल छट गए। तो आइए सुनते हैं कहानी। उस पत्र पर उकेरे चिरपरिचित अक्षर देखकर अतीत के धुंधलके से विस्मृत हुए चित्र उभरकर सामने आ गए, जिन्होंने कनु को क्षण भर के लिए निष्पंद कर दिया। इस लिखावट को वह कैसे भूल सकती है? इसी लिखावट को लिखने वाले ने उसकी जीवन पत्री के चंद पन्ने ऐसे लिखे जिन्हें स्मरण करने मात्र से उसके मुंह का स्वाद कसैला हो जाता है। आज उसी के द्वारा लिखा पत्र पता नहीं किस झंझावत की पूर्व सूचना है। यद्यपि पत्र सारा के नाम था और युवा बेटी के निजी जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप के वह नितांत विरुद्ध थी, पर इस पत्र को लेकर उत्पन्न उत्सुकता, व्याकुलता और चिंता ने उसके सिद्धांतों को परे ढकेलकर पत्र पढ़ने को विवश कर दिया। कनु ने कांपते हाथों से पत्र खोला। वह पत्र क्या, एक झंझावत का संदेश ही था, जिसने उसके मन के वातायन को झटके से खोलकर सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था। पत्र असीम का था, जिन्होंने आज 16 वर्षों बाद अपनी वयस्क हो चुकी पुत्री सारा को उसके वास्तविक जनक से परिचित कराया था और इतने वर्षों का प्यार एक साथ उड़ेल दिया था तथा उसे अपने पास बुलाने का आग्रह किया था। क्षण भर को उसकी सोचने समझने की शक्ति निचुड़ गई थी और वह विचलित हो गई। उसका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा था। मन में बस एक ही प्रश्न सिर उठा रहा था कि यदि सारा सच में असीम के पास चली गई तो उसका बिछोह तो वह सह लेगी, पर पुनीत से कैसे दृष्टि मिलाएगी? उसके सामने तो कनु का सिर सदा के लिए झुक जाएगा। इसी उधेड़-बुन में उलझी वह अनिच्छा से खाना बनाती रही। तभी पुनीत आ गए। उसका सफेद चेहरा देखकर घबराकर बोले, क्या हुआ कनु? फिर कनु के अश्रुपूरित नेत्र देखकर बोले, सारा तो ठीक है ना? उसका सारा के लिए इस प्रकार चिंतित होना देखकर कनु के हृदय में हुक सी उठी। उसने बिना कुछ कहे पत्र पुनीत की ओर बढ़ा दिया। पत्र पढ़कर पुनीत भी कुछ देर को स्तब्ध होकर विमोड़ से बैठे रह गए। कनु ने सुझाव दिया कि क्यों न वह फाड़कर फेंक दें, सारा को वह पत्र दे ही नहीं। यह सुनकर पुनीत गंभीर स्वर में बोले, यह तो पलायन हुआ। रेत में सिर छिपा लेने से तूफान टल नहीं जाता। फिर आज नहीं तो कल असीम सारा तक अपना संदेश पहुंचा ही देंगे। तब सारा क्या सोचेगी हमारे बारे में? कनु ने अधीर होकर कहा, फिर क्या करें? असीम ने दृढ़ स्वर में कहा, कनु, सत्य यही है कि असीम सारा के पिता हैं। उनको मिलने से रोकने का अधिकार हमें नहीं है। उचित तो यही है कि इसका निर्णय सारा पर छोड़ दें। द्वार पर घंटी बजी। कनु चौंक उठी। आज यह ध्वनि इतनी कर्णभेदी क्यों लगी, जबकि प्रतिदिन इसी ध्वनि का माधुर्य उसे उल्लसित कर देता था और वह आगंतुक बेटी के स्वागत में यूं दौड़ती थी मानो बेटी कुछ घंटों नहीं कई दिनों के बाद लौटी हो। आज उसके पैर भारी हो रहे थे। तभी द्वार पर पुनः घंटी बजी। उसने द्वार खोला तो सारा बोली, ओहो मम्मा, कितनी देर में दरवाज़ा खोला? फिर उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर बोली, मम्मा, एनीथिंग रॉन्ग? कुछ गड़बड़ है? कनु ने स्वयं को व्यवस्थित करते हुए कहा, कुछ नहीं, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। प्रतिदिन खाने की मेज पर जब तीनों बैठते तो उत्सव का सा वातावरण होता था, पर आज खाने की मेज पर असामान्य रूप से शांति थी, जो किसी तूफान के आने का संकेत दे रही थी। प्रत्यक्ष में तो कनु खाना खा रही थी, पर उसके मन में अनेक प्रश्न सिर उठा रहे थे। क्या सारा मुझे छोड़कर जा सकती है? क्या पुनीत का प्यार वह भूल जाएगी? फिर उसका मन विरोध करता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर दूसरे ही क्षण आकांक्षा पुनः सिर उठाती, इसमें असीम का रक्त भी तो बह रहा है। फिर खून तो जल से गाढ़ा होता ही है। क्या पता वह असीम की बातों से आकर्षित हो जाए। फिर असीम ने उसे नर्सिंग होम खुलवाने का वादा भी तो किया है।
अपने में ही उलझी कनू सारा के मुखमंडल पर अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का असफल प्रयास कर रही थी। सारा ने असामान्य वातावरण देखकर कहा, मम्मा, कहाँ हो तुम? कब से पहली रोटी लिए बैठी हो? पापा, आप भी चुप बैठे हैं। कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? कनू ने वह पत्र लाकर सारा को दे दिया। पुनीत इस अवांछित स्थिति से बचने के लिए अपने कमरे में चले गए। कनू उस छात्रा के समान जिसका प्रश्न पत्र बिगड़ गया हो, धड़कते हृदय से परिणाम जानने की प्रतीक्षा करने लगी। सारा ने पत्र पढ़ा और लापरवाही से एक कोने में फेंककर अस्पताल की ओर चल दी, जैसे वह पत्र साधारण सा कोई समाचार देने वाला पत्र हो। उसने इस विषय में कनू से चर्चा की आवश्यकता भी नहीं समझी। कनू खींच गई। यहाँ प्राण निकल रहे हैं और इसे अस्पताल जाने की पड़ी है, पर अपनी ओर से कुछ पूछने का साहस वह नहीं कर पाई और सारा चली गई। कनू में पुनीत का सामना करने का साहस नहीं था। न जाने क्यों वह स्वयं को उसका अपराधी अनुभव कर रही थी। अतः बाहर के कमरे में जाकर लेट गई। उसका मन अतीत के सागर में गोते लगाने लगा। असीम ने उसके रूप और लावण्य पर मोहित होकर उसका वरण किया था। वह बात दूसरी है कि विवाह के बाद दोनों को अनुभव हुआ कि वह दोनों झरने की उन दो धाराओं के समान हैं जो विपरीत ढलानों पर गिरती हैं, और उनके मध्य इतनी विशाल चट्टान है जिसे काटकर दोनों धाराओं को समाहित करना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है। कनू जितनी सरल और स्वाभाविक थी, असीम उतना ही व्यवहारिक और महत्वाकांक्षी। वह सदा आडंबरों और दिखावे के बाह्य आवरण में छिपे रहने में विश्वास करता था। उसे कनू की सहजता और सरलता मूर्खता लगती। वह ऊपर चढ़ने हेतु अवैधानिक सीढ़ियों के प्रयोग में भी नहीं हिचकता था, तो कनू के लिए सिद्धांत ही उसकी पूंजी थे। असीम कभी नकली हीरों के हार को असली हार के रूप में प्रस्तुत करता और सरला कनू उसका मूल्य और दुकान बताकर अनचाहे ही उसकी पोल खोल बैठती, तो कभी उसके मित्रों के समक्ष बिना प्रसाधन के ही आ जाती। कनू को कभी समझ नहीं आया कि अपनी आर्थिक स्थिति अधिक बताने में कौन से सुख निहित हैं, और क्या मनुष्य ईश्वर से भी बड़ा चितेरा है जो उसके द्वारा प्रदत्त सौंदर्य में अपना हस्तक्षेप करे। इन्हीं छोटी छोटी बातों में उनमें प्रायः वाक युद्ध हो जाता। नन्ही सारा के जन्म ने उनके मध्य युद्ध के और भी कारण सहज उपलब्ध करा दिए थे। उसके पालन पोषण और संस्कारों को लेकर उनके मध्य अच्छा खासा मतभेद रहता था। असीम सारा को अंग्रेजी सिखाता। वह बताता कि हैंकी से नोजी पूछ लो और अंकल आंटी बोलो, तो कनू हिंदी में चाचा चाची कहना सिखाती। उसे अंकल आंटी में बनावटीपन की अनुभूति होती और चाचा चाची जैसे संबोधनों में आत्मीयता छलकती लगती। उसका तर्क था कि पहले बच्चे में मातृभाषा का ज्ञान तो हो, समय के साथ अंग्रेजी तो सीख ही जाएगी। असीम बिगड़ जाता, तुम पढ़ी लिखी गंवार हो, उच्च वर्ग में जाने लायक नहीं हो। यह कनू को अपना अपमान लगता। ऐसा नहीं कि उसे अंग्रेजी आती नहीं, पर वह अपनी भाषा बोलने में सहजता और आत्मीयता का अनुभव करती। सज संवरकर पार्टियों में जाना और अपने आभूषणों और कपड़ों का प्रदर्शन करना उसे हास्यास्पद और अरुचिकर लगता। एक बार असीम कनू और सारा को लेकर अपने उच्च अधिकारी के घर गए। वहां सारा को लघुशंका की आवश्यकता हुई तो कनू ने बॉस की पत्नी से पूछ लिया, भाभी जी, टॉयलेट कहाँ है? सारा को सूसू कराना है। यह सुनकर असीम अपमान से लाल भभूका हो उठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे भरी भीड़ में उसे चोर सिद्ध कर दिया गया हो, पर बॉस के घर पर मात्र कनू पर आंखें तरेर कर रह गया। बॉस के घर से निकलते ही वह कनू पर बुरी तरह बरस पड़ा और क्रोधावेश में दंड स्वरूप नन्ही सारा के कोमल कपोलों पर भी अपनी 5 उंगलियां छाप दी। वह मासूम तो यह भी नहीं समझ पाई कि यदि उसे सूसू जाना था तो उसमें उसका क्या अपराध था। बात सामान्य सी थी, पर घर का वातावरण कई दिनों तक असामान्य रहा।
इसी प्रकार की नित्य प्रति की छोटी छोटी बातों से उनके संबंधों की डोर का तनाव चरम सीमा तक पहुंच चुका था। अब तो बस एक छोटा सा आघात ही उसे तोड़ने के लिए सक्षम था। अंततः वह घड़ी आ ही गई। एक दिन कनु ने परिवार में एक और नए आगंतुक के आने की सूचना दी। असीम के भौतिक साधनों को जुटाने की बृहद योजना में एक और प्राणी की परिवार में बढ़ने की सामर्थ्य न थी। अतः उस अनचाहे गर्भ को असीम की उन्नति के मार्ग का व्यवधान बनने का दंड भुगतना पड़ा। कनु अनिच्छा से गर्भ समापन करवाकर शिथिल मन से लौटी ही थी कि उसे पापा के न रहने का दुखद समाचार मिला। एक पापा ही थे जिनसे वह मानसिक रूप से सबसे निकट थी। मम्मी तो पहले ही नहीं थी। अतः पापा के न रहने की सूचना पाकर वह पूर्ण रूप से बिखर गई। पर काल चक्र के प्रहारों को सहना तो हमारी विवशता है। कनु और असीम उसी दिन कनु के मायके गए। असीम तो लौट आए, पर कनु 3 दिन क्रियाकर्म संपन्न होने के बाद लौटी। उस समय असीम कार्यालय गए थे। दोपहर में जब वह आए तो कनु का चेष्टा से रोका गया दुख का बांध ढह गया और वह उसके कंधे लगकर रो पड़ी। इस समय उसे एक आत्मीय सांत्वना की आवश्यकता थी, पर उसकी भावना को किनारे रखकर असीम अव्यवस्थित घर और अस्त व्यस्त सारा को देखकर क्रोधावेश में चिल्ला पड़ा। क्या गंवारों की तरह रो रही हो? तुम्हें पता है सारा बिना चप्पल के बिखरे बालों में बाहर खेल रही है। कॉलोनी के लोगों ने देखा होगा तो हम लोगों को कितना फूहड़ समझा होगा। फिर बोले, आज मिस्टर शर्मा शाम को आएंगे, उनके सामने अपना रोना चेहरा लेकर मत आ जाना। कनु विस्फारित नेत्रों से असीम को देखने लगी। आज वह सोचने को विवश हो गई कि वह ही मूर्ख है जो इस भावना शून्य व्यक्ति में भावनात्मक संबल ढूंढ रही थी। वह स्वयं से प्रश्न करने लगी कि क्यों वह सब सह रही है, जबकि वह स्वयं ही सक्षम है कि अपना और सारा का आर्थिक भार उठा सके। जिस समाज में असीम रहते हैं उससे वह तारतम्य में बैठा नहीं सकती। भावनात्मक संबल की आशा अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। संपूर्ण दिन और रात के विचार के बाद उसने स्वाभिमान से जीने का निर्णय ले लिया। असीम इस अप्रत्याशित निर्णय पर चौंके अवश्य, पर उन्हें पूर्ण विश्वास था कि कनु सारा के साथ अकेले जीवन पथ पर नहीं चल पाएगी और लौट ही आएगी। अतः उन्होंने उसे रोकने का विशेष प्रयास नहीं किया। असीम का अहम झुक गया। कनु ने एक बार पैर बाहर निकाले तो मुड़कर नहीं देखा। उसे एक कॉलेज में प्रवक्ता की नौकरी मिल गई। जीवन पथ सहज न था, पर उसका आत्मसम्मान सुरक्षित था। उसे दिन रात प्रताड़ित नहीं किया जाता था। सारा भी इस शांत वातावरण में अपेक्षाकृत प्रसन्न थी। असीम से विच्छेद हो गया। असीम ने फिर कभी इन दोनों के विषय में जानने का प्रयास नहीं किया। उसे भय था कि कहीं सारा के दायित्व वहन करने में उसकी भागीदारी न ठहरा दी जाए। शनैः शनैः जीवन के अंधेरे कम होते गए और एक दिन उसके जीवन में अंधकार का स्थान प्रकाश पुंज ने ले लिया। पुनीत उसी कॉलेज में प्रवक्ता थे, धीर, गंभीर, संवेदनशील और संयमित। कनु को हर पग पर उन्होंने निस्वार्थ सहयोग दिया। जितना कनु ने चाहा उससे लेश मात्र भी आगे नहीं बढ़े। कनु की सादगी, संस्कार और क्षमताओं के प्रशंसक पुनीत की प्रेरणा से असीम प्रदत्त व्यंगों से खोया आत्मविश्वास पुनः लौट आया। पुनीत ने ही उसे अनुभव कराया कि उसका स्वर कितना मधुर है, जिससे प्रेरित होकर उसने संगीत सीखना प्रारंभ किया। आज उसे अनेक कार्यक्रमों में निमंत्रित किया जाता है। पुनीत जब भी घर आते तो सारा से इतने घुल मिल जाते कि वह उन्हें सरलता से न जाने देती। अब तो स्थिति यह थी कि यदि 4 दिन भी पुनीत न आते तो कुछ सूना सा लगता। वह कनु और सारा की आवश्यकता बनते जा रहे थे और एक दिन उन्होंने स्थायी रूप से कनु और सारा का दायित्व उठा लिया। पुनीत ने जिस प्रकार सहजता से सारा के पिता के कर्तव्यों का भार अपने कंधों पर वहन कर लिया, वह देखने वाले को संशय भी न होने देता कि पुनीत सारा के जनक नहीं हैं। यदि सारा बीमार पड़ती
तो कनु को भले झपकी आ जाए, पर पुनीत की रात आंखों में कटती। सारा पुनीत के बिना नहीं रह पाती। जब भी कोई मतभेद होता, पिता पुत्री एक हो जाते। कहने को तो कनु रूठ जाती कि तुम दोनों एक होकर मुझे अलग कर देते हो, पर यह रूठना तो झूठा आवरण था। सत्य तो यह था कि कनु का रोम रोम पुनीत का उपकृत था, जिसने एक उजड़े हुए उपवन को अपने प्यार की उर्वरा से इतना पोषित किया कि वह पहले से भी अधिक पल्लवित हो उठा। आज अचानक वह माली, जिसने कभी उपवन की ओर दृष्टि उठाकर भी न देखा था, उस पर अपना अधिकार चाहता था। आज असीम ने कितनी निर्लज्जता से लिखा था, सारा, तुम्हारा असली पिता तो मैं हूं। तुम मेरा खून हो और वयस्क हो। तुम अपनी मम्मी और उसके पति को छोड़कर आ जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें शानदार नर्सिंग होम खुलवाऊंगा। मैं शाम को आऊंगा, तैयार रहना। तुम्हारा अपना पापा। इन पंक्तियों ने पुनः कनु के हृदय में असीम के प्रति इतने दिनों की सुप्त घृणा को जागृत कर दिया था। वह भली भांति समझ रही थी कि बाह्य आडंबर में विश्वास करने वाले असीम को अपनी पुत्री से प्यार मात्र इसीलिए उमड़ा था कि वह आज एक योग्य डॉक्टर बन गई है और वह अपने तथाकथित उच्च समाज में सिर उठाकर गर्व से उसका परिचय करा सकता है। अतीत के सागर से किनारे तो वह तब लगी जब पुनः द्वार की घंटी बजी। उसने घड़ी देखा, संध्या के 5 बज चुके थे। अवश्य सारा लौटी होगी, उसने सोचा। सारा आई तो सीधे अपने कमरे में चली गई। जब कुछ देर सारा बाहर नहीं आई तो उसका निर्णय जानने हेतु वह उसके कमरे की ओर गई। उसने देखा कि सारा अपनी अलमारी से अपने बाल्यकाल के पुराने खिलौने निकालकर एक बैग में रख रही थी। कनु के पैरों के तले धरती खिसक गई। तो क्या सारा अभी तक असीम के साथ बिताए क्षणों की स्मृति संजोई थी? अब उसका विश्वास डगमगा गया। वह समझ गई कि सारा को उसके खून की पुकार आकर्षित कर रही है। वह दबे पांव लौटकर बैठक के पास वाले कमरे में बैठ गई। आज वह स्वयं को पूर्णतः पराजित अनुभव कर रही थी। तभी किसी के आने की आहट हुई। वह समझ गई कि असीम आ गए हैं। वह यूं ही बैठी रही। उसे क्या सरोकार, जिससे मिलने और लेने आए हैं वही उसका स्वागत करे। उसने सुना सारा कह रही थी, आइए मिस्टर असीम। बेटी, मैं तेरा पापा हूं, असीम ने चौंकते हुए कहा। पर उनकी बात बीच में ही काटते हुए सारा बोली, मुझे पता है, मैं कुछ भी नहीं भूली हूं। अभी तक तो मुझको आपसे यही शिकायत थी कि आप मुझसे कभी मिलने नहीं आए, पर मन के एक कोने में आप सदा स्थापित थे, जिसका सबूत है मेरे द्वारा संभाल कर रखे गए आपके लायक खिलौने। पर आज इस पत्र ने मेरे संपूर्ण भ्रमों से आवरण हटा दिया। इसके पूर्व आपको कभी अपनी बेटी याद नहीं आई? आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या चाहिए? मेरे हर सुख दुख का जिसने ध्यान रखा, पग पग पर संरक्षण दिया, वही मेरे असली पापा हैं। उन्हें मैं छोड़ दूंगी, ऐसा आपने सोचा भी कैसे? काश आपने यह अधिकार पहले दिखाया होता। आज मैं आपको आपके दिए सारे खिलौने लौटा रही हूं। आज आप मेरे मन के उस कोने से भी निष्कासित हो गए। अब मेरे ये पापा ही मेरे पापा हैं, जिनका प्यार मेरी सफलता से नहीं, मुझसे है। कनु ने किसी के चुपचाप थके पैरों से लौटने की पदचाप सुनी। वह दौड़कर पुनीत के कमरे में यह शुभ समाचार देने गई, पर शायद उन्होंने भी संपूर्ण वार्तालाप सुन लिया था, क्योंकि उनका संतोष और प्रसन्नता उनके चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रहा था। अब काले बादल छट गए थे और धूप के उजास में सब कुछ धुला धुला और स्पष्ट लग रहा था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।